बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। अब देश में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। 1,11,39 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। पूरे देश में अब तक 3,163 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 1 लाख को पार कर गया है। 1,11,39 कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। और अगर हम मौतों की बात करें तो पूरे देश में अब तक 3,163 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है और ऐसे में अब सरकार के साथ साथ जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं पुलिस के डंडे से नहीं संभल सकती। अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो आंकड़ा नहीं रुक सकता। देश में कोरोना का आंकड़ा अब 1 लाख को पार कर गया है। 1,11,39 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। पूरे देश में अब तक 3,163 मरीजों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। और कांग्रेस ने बसों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में बस नंबर और ड्राइवर्स के नाम भी हैं। 200 से ज्यादा बसों और ड्राइवर के नाम जारी किए गए हैं। प्रवासी मजदूरों को कांग्रेस घर भेजना चाहती है। दरअसल प्रियंका की तरफ से 1,000 बसें चलाने की मांग के बाद सियासत तेज हो गई। 1,000 बसों की मांग को यूपी सरकार ने मान लिया था और आज सुबह 10 बजे तक सभी बसों की जानकारी लखनऊ डीएम को देने को कहा था। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक बस नंबर और ड्राइवरों के नाम दिए गए हैं, जिनमें 200 से ज्यादा बसों के नाम है। जबकि पहले दावा किया गया था कि 500 बसेस यूपी बॉर्डर पर खड़ी कर दी गई हैं, मथुरा से जो राजस्थान की सीमा जुड़ती है। और ये देखिए, ये वो बसेस की डिटेल्स है, उनके ड्राइवर्स की डिटेल है जो जिलाधिकारी लखनऊ को सौंपी गई है। लेकिन अभी पेंच फंसा हुआ है। 10 बजे तक सभी बसेस की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अभी 200 से ज्यादा बसों की लिस्ट सामने आई है। सवाल यह है कि जब बार बार ये कहा जा रहा था कि हमारी जो बसेस हैं तैयार हैं, ऐसे में सारे नाम क्यों नहीं। और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस लिस्ट की। सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस ने इन बसों की लिस्ट जारी कर दी है जिन बसों को यूपी में चलाना चाहती है। लिस्ट में बस के नंबर हैं, ड्राइवर्स के नाम हैं और 200 से ज्यादा बसों और ड्राइवरों के नाम यहां दिए गए हैं। तो ये वो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जिलाधिकारी लखनऊ को पेश की गई है कि ये तमाम बसेस चलने के लिए तैयार हैं, आप इनकी मदद ले सकते हैं प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुभव, 200 से ज्यादा बसों के जो डिटेल्स हैं वो भेजे गए हैं, लेकिन आज सुबह 10 बजे तक सारी बसेस की डिटेल्स मांगे गए थे। बात 1,000 की हो रही थी और डिटेल्स केवल 200 की ही आई। देखिए अखिलेश, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रवासी श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश में पहले बस पॉलिटिक्स शुरू हुई और उसके बाद लेटर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। 16 तारीख को जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, ये कहा कि 1,000 बसें हमारी है और प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए अनुमति दीजिए। उसके बाद कल मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति दी जाती है। कांग्रेस तरफ ये कहा जाता है कि आप ठीक है, आप बसें लाइए। और एसीएस होम की तरफ से एक पत्र प्रियंका गांधी के निजी सचिव को भेजा जाता है। ये कहा जाता है कि अनुमति दे रही है सरकार और आप लिस्ट भेजिए, बसों की लिस्ट भेजिए, ड्राइवर के नाम भेजिए, उनके नंबर भेजिए। शाम को तकरीबन 6:30 बजे के आसपास प्रियंका गांधी के निजी सचिव की तरफ से एक ईमेल भेजा जाता है और उस ईमेल में ये लिखा जाता है कि हम ये लिस्ट अटैच कर रहे हैं। 1,000 बसें हैं हमारे पास, लेकिन कुछ ही बसों के जो ड्राइवर हैं उनके नंबर और उनके जो नाम थे वो भेजे जाते हैं और ये कहा जाता है कि आज से वो बसें चला पाएंगे। उसके बाद देर रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास एसीएस होम की तरफ से एक और पत्र भेजा जाता है प्रियंका गांधी के निजी सचिव को। ये कहा जाता है कि जो भी बसें आपकी हैं वो सभी बसें आप जहाँ पर भी हैं, राजस्थान के बॉर्डर पर हैं, दिल्ली में हैं, हरियाणा में है, जहाँ पर भी है, उन सभी बसों को 1,000 बसों को आप लखनऊ भेजिए। सभी बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है, सभी बसों के ड्राइवर का नंबर जरूरी है और कौन जाएगा, कौन उसके साथ परिचालक होगा, इन सारी चीज़ों को मांगा। उसके बाद देर रात एक और निजी सचिव की तरफ से प्रियंका गांधी के फिर उसका जवाब दिया जाता है उस ईमेल का और ये कहा जाता है
कि हमारे पास बसें हैं लेकिन उन बसों को सुबह 10 बजे तक लखनऊ भेजना ये संभव नहीं है और ये अमानवीय है। उनका ये कहना है कि बसें अलग अलग बॉर्डर पर है और इतनी संख्या में हम लखनऊ बसों को भेजेंगे उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक हम कहें तो लेटर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इधर से अनुमति दी गई, फिर उधर से एक लेटर भेजा गया, फिर उसका रिप्लाई भेजा गया, फिर उन्होंने उसका रिप्लाई भेजा। अभी तक कुछ हो नहीं पाया। कांग्रेस भले ही कह रही कि हमने 1000 बसों की लिस्ट दे दी है, पर अभी कुछ ही जो बस है बिल्कुल। उनके और ड्राइवर अनुभव कौन एक होंगे, सवाल उनका और क्या भी नंबर उठता होगा, है। फिटनेस सर्टिफिकेट, वो अभी कुछ ही बसों के बिल्कुल दिए। अनुभव हमारे साथ बन रहे, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी जुड़ गए हैं। अजय जी, ये जो लिस्ट मांगी गई है सरकार की तरफ से, अभी 200 दे दी गई है, बाकी 800 की कब तक आप सौंप देंगे? अजय जी सुन पा रहे हैं क्या आप? तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। अनुभव, सवाल यह भी है कि जिस वक्त खबर आई कि मथुरा के पास बॉर्डर पर बसेस आ गई हैं, तो 500 बसों का लंबा काफिला खड़ा कर दिया गया था और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। कम से कम ऐसे में यह उम्मीद तो की ही जा सकती है कि ड्राइवर्स ही बसों को लेकर आए होंगे बॉर्डर पर, बसें अपने से चल के तो आ नहीं गई। तो 500 बसेस का तो डिटेल्स कम से कम आना ही चाहिए था। और दूसरी अखिलेश जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बसें कहीं पर पहुंची हैं, कहीं खड़ी हैं, तो कोई उनको लेकर ही आया होगा, चलाकर ही आया होगा, ड्राइवर ही लेकर आया होगा, तो उसका नाम भी होगा, उसका नंबर भी होगा। तो आखिर उसको एक साथ कंपाइल तब क्यों नहीं कर लिया गया? जब 1000 बसों के आपने रजिस्ट्रेशन नंबर कंपाइल किए, उसी समय ड्राइवर के भी नंबर, उसमें मोबाइल नंबर, क्योंकि इस समय लॉकडाउन के समय तो जो भी कहीं जा रहा है उसको तो अनुमति उसके नंबर और उसके नाम, उसके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मिलती है अनुमति। तो अगर आपने उस समय क्यों नहीं कंपाइल किया, ये एक सवाल हो जाता है। दूसरा सवाल ये है कि जब अगर सरकार कह रही कि उन बसों को लखनऊ भेजिए और सरकार अपने तरीके से इस्तेमाल करेगी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फिटनेस सर्टिफिकेट बसों का होना चाहिए, ये सरकार की तरफ से कहा गया है, इसलिए कि वो बसें फिट है या नहीं रोड पर चलने के लिए। बिल्कुल अनुभव, हमारे साथ बने रही है। हमारे साथ देखना कांग्रेस होगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी जुड़ गए हैं। अजय जी, जो लिस्ट आपसे पूरी मांगी है, सारी 1000 बसेस की लिस्ट कब तक सौंप देंगे आप लोग? देखिए, आपको ये संज्ञान होना चाहिए कि कल ही हमने 1000 बसों की लिस्ट इनके प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी जी को मेल के द्वारा सौंपी जा चुकी है जी। रात को 12 बजे इनका पत्र आता है कि आप 9 बजे सवेरे तक जी बसों को लाकर लखनऊ के किसी जगह पे जो उनके द्वारा तय किया गया है वृंदावन, वहां पर खड़ी कर दी जाए। अब आप बताइए, क्या यह व्यवहारिक है? रात को 12 बजे आप पत्र देंगे कि सवेरे 9 बजे लाके खड़ी कर दीजिए? हमने उनसे पहले दिन से कहा है कि हमारे पास बसें तैयार है 1000, हम गाजियाबाद बॉर्डर और नोएडा बॉर्डर पर खड़ा करना चाहते हैं। आप अपने एक नोडल पॉइंट, नोडल अधिकारी लगा दीजिए, नोडल अधिकारी सारी चीजों को जांच कर ले, इनको कागज जो भी चीजें चाहिए। आज जरूरत है तत्काल में सेवा की, आप लखनऊ मंगा रहे हैं बसें, लखनऊ मंगाने का क्या औचित्य है? लेकिन अजय कुमार लल्लू जी, आप लोग सहयोग कर रहे हैं, पर जो असल में प्रवासियों का आंकड़ा है वो सरकार के पास है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि बसेस आपकी हो तो वो उनका संचालन भी आपके हिसाब से हो? नहीं, हमारी ये मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। हम सहयोग करना चाहते हैं। सहयोग करना चाहते हैं। और दूसरी जो लिस्ट आपसे मांगी गई है कि जैसे 200 बसेस के आपने नंबर और नाम ड्राइवर्स के दे दिए, अब आपसे ये भी मांग की गई है कि 1000 बसों का है। क्या आपने उसका फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर का नाम, बस का नंबर, सारा 1000 आपने दे दिया है? देखिए, हमने ड्राइवर का नाम और नंबर जो इन्होंने मांगा था वो हमने इनको सूची प्रेषित कर दी है। इसके बाद ये जो चीजें मांगेंगे हम देने को। अभी सर पेच कहाँ फंसा है, फिटनेस सर्टिफिकेट पर या लखनऊ बसों को भेजने पर? नहीं, ये पेच कोई नहीं फंसा है। हमारी मंशा है, सरकार का हम सहयोग कर रहे हैं। सरकार अपने नोडल अधिकारी बना ले, और जरूरत तो बॉर्डर पर है, गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर जहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। आप बसें खड़ा करिए, हमारा पूरा जो भी नोडल अधिकारी लगा के रोड उसका सर्टिफिकेट वगैरह लीजिए और फिर भेजना शुरू करिए। अब आप लखनऊ मंगाने का। बिल्कुल अजय जी, हमारे सहयोगी अनुभव भी हमारे साथ बने हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अनुभव,
देखिए अखिलेश जो कह रहे हैं अजय लल्लू जी, 1000 बसों की इन्होंने लिस्ट सौंपी है, लेकिन उसमें केवल बसों का रजिस्ट्रेशन नंबर है। जो बात आप कह रहे हैं कि 200 बसों के जो ड्राइवर हैं उनके मोबाइल नंबर, उनका नाम और उनके फिटनेस सर्टिफिकेट दिए हैं। तो सरकार बार बार यही कह रही है कि हमें फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, ये तय तो हो जाए कि वो बस सड़क पर चलने लायक है, फिट है या नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर प्रवासी मजदूर उसमें जाते हैं, जैसे औरैया में हादसा हुआ, कोई हादसा होगा तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। और बार बार इसीलिए सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। अजय लल्लू जी अपनी बात सही, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर रात में बताएंगे कि सुबह 10 बजे तक हमें बसें भेज दीजिए, तो सवाल यही है वो कैसे भेज पाएंगे। लेकिन अजय लल्लू जी से एक ही सवाल है, अजय जी जब कल आप 5 बजे कह रहे थे कि लोक भवन में आएंगे, लिस्ट सौंपेंगे, लेकिन आप वहाँ फिर गए नहीं, वहाँ पर काफ़ी वक्त हमने इंतज़ार भी किया। आखिर क्या तब तक लिस्ट नहीं तैयार थी और लिस्ट क्या बाद में तैयार हुई है? तो अजय जी से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। मनीष जी, अब जिस तरीके से बसों पर कांग्रेस कह रही थी कि हम बस चलाना चाहते हैं, आपकी तरफ से लिस्ट मांगी गई सरकार की तरफ से, अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि रात को 12 बजे चिट्ठी भेजकर हमें कहा जाता है कि सारी बसों को आप लखनऊ लाकर खड़ी कर दीजिए। ये अव्यवहारिक है और अमानवीय है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य है कि ऐसे समय पे कांग्रेस राजनीति से बाज नहीं आ रही है। आखिर अभी पर कल दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अनिल चौधरी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी इसलिए हुई कि उन्होंने मजदूरों को कहा चलिए खाना खिलाते हैं और लाके बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जी। औरैया में जो दुर्घटना हुई थी ट्रक की, उनको उन मजदूरों को भरतपुर में बसों से जबरन उतार के ट्रक में भेजा गया राजस्थान की सरकार ने। तो अगर उनकी नेक नियति थी तो पहले उनको उन्हीं बसों से मजदूरों को लेके आना चाहिए था। जिस राज्य से आ रहे थे मजदूर परमिशन दे सकते थे। जैसे यूपी को अगर कहीं भेजना है, यूपी सरकार परमिशन दे सकती है कि हम राजस्थान भेज रहे हैं अपने बसों से इतने लोग को, और राजस्थान एक्सेप्ट करता। लेकिन जब सरकार किसी बस को अधिग्रहित करेगी या सरकार परमिशन देगी, तो वो फिटनेस और इंश्योरेंस चेक करना वैधानिक मजबूरी है। इसलिए कि अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उस समय ये सवाल खड़े होंगे कि इंश्योरेंस नहीं होने पे जो भी क्षति होगी वो कौन पूरी करेगा, और फिटनेस पे भी बिल्कुल, सवाल ये खड़े होंगे। एकदम जायज चीज है मनीष जी, क्योंकि ये मजदूरों की जिंदगी की काफी सवाल है। लेकिन एक सवाल कांग्रेस और पूछ रही है कि हम तमाम चीजें मानने को तैयार हैं, वो भी हम दे देंगे, लेकिन जरूरत गाजियाबाद बॉर्डर पर है, जरूरत मथुरा के बॉर्डर पर है, जरूरत अन्य बॉर्डर्स पर है, और बसें हमसे लखनऊ मंगवाई जा रही, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आपको अपने मन से लगाना था तो आप लगा सकते थे। इन 1000 बसों को डिस्ट्रीब्यूट करते। पंजाब में बसों की कमी है, राजस्थान में बसों की कमी है, आप दे देते। तो वहां से मजदूर 1500 किलोमीटर या उद्धव जी को दे देते। जो पैदल आ रहे थे वो आ जाते। जब आप अगर कहते हैं कि सरकार को हम देंगे और सरकार उसका उपयोग करे, तो सरकार फिर उसका उपयोग जहां करना चाह रही थी, इसमें आपत्ति क्यों है? सरकार को जहां आवश्यकता होगी वहां 1000 बसों को भेजेगी फिटनेस और इंश्योरेंस चेक करके। तो दो चीजें नहीं हो सकती कि आप हमको कोई चीज अगर सौंप रहे हैं तो फिर हमको उपयोग करने दीजिए, और अगर आपको अपने मन से उपयोग करना था तो किसने रोका था? आप गाजियाबाद नोएडा के बॉर्डर पे 1000 बसों को लगाते और कहते कि देखिए इसमें मजदूर बैठे हैं और इनको देवरिया जाना है, इनको कुशीनगर जाना है। लेकिन क्योंकि नीयत ठीक नहीं है, राजस्थान से लोग पैदल आ रहे हैं, आखिर वहां क्यों बसें नहीं है? जो लोग 1500 किलोमीटर चल रहे हैं पैदल, जिनके बयान आप लोग भी दिखाते हैं कि मैं 700 किलोमीटर से आके यहाँ मथुरा पहुंचा हूँ, मैं 800 किलोमीटर चल के हम झांसी के बॉर्डर पे खड़े हैं। तो 800 किलोमीटर चलने का मतलब है कि महाराष्ट्र से आ रहे हैं, ये अगर मथुरा बॉर्डर पे खड़े हैं राजस्थान से आ रहे हैं, तो इनको ही बस आप प्रोवाइड कर देते। वो वहां से पैदल आ रहे हैं, आपकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में आप एंट्री कराने के लिए आप बसों को रखे हैं। तो दो चीजें हैं, आप या तो अपने अनुसार अपने बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं और इस पर सोचना होगा। राजनीति तो कम से कम इस वक्त में अच्छी नहीं रहेगी। शुक्रिया मनीष जी आपका, और अजय कुमार लल्लू जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये बसेस की लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बस पर राजनीति अब बहुत तेज हो गई है।
और बड़ी खबर श्रावस्ती से है, जहां पर कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। 3 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। गिलौला इलाके के रहने वाले हैं तीनों मरीज और 15 मई को मुंबई से ये लोग गांव वापस आए थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर श्रावस्ती से, जहां पर कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं और 3 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। गिलौला इलाके के रहने वाले ये तीनों मरीज हैं। 15 मई को मुंबई से गांव आए थे ये, लेकिन अब इनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो श्रावस्ती में भी लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर कमिश्नर ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। प्रवासियों की सूची सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के निर्देश हैं। प्रवासी श्रमिक दोस्तों और रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, होम क्वारंटीन किए गए हैं। कई प्रवासी श्रमिक ग्राम पंचायतों वार्ड में क्वारंटीन है। अब इनकी जो सूची है वो सार्वजनिक स्थल पर लगाई जाएगी, क्योंकि ये जो प्रवासी श्रमिक हैं, ये जो उनको डिस्टेंसिंग करनी है वो नहीं मान रहे हैं। ये अपने दोस्तों के यहाँ भी जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जा रहे हैं, जबकि इन्हें होम क्वारंटीन होना चाहिए था। और आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन 4 के लिए क्या नई गाइडलाइंस आपके लिए तय हुई है। यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4 में बड़ी राहत देते हुए बाजारों को खोलने का फैसला किया है। सभी बाजारों को अलग अलग दिन खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जरूरी निर्देशों का पालन करने की भी बात कही गई है। जैसे दुकानों पर दुकानदार और ग्राहकों के लिए मास्क और ग्लव्स अनिवार्य रहेंगे। दुकानों को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रेहड़ी पटरी वालों को ध्यान रखते हुए उन्हें एहतियात के साथ काम शुरू करने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा लोगों को कई और रियायतें भी दी गई हैं। तो पटरी के जो दुकानदार हैं वो एहतियात के साथ काम कर सकते हैं। शहरी इलाकों में साप्ताहिक मंडी और बाजार अभी नहीं लगेंगे, क्योंकि वहां पर खतरा ज्यादा रहता है। अलग अलग दिन के हिसाब से बाजार खुलेंगे। और क्या जमीन पर हालात हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। कानपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक क्या फैसला कानपुर के प्रशासन ने लिया है? क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा और कैसे संचालन होगा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात कानपुर की करें तो जिस तरह से प्रदेश सरकार की गाइडलाइन आई है, उसके बाद जो कानपुर का प्रशासन है वो शायद तैयारी जो है वो पूरी नहीं कर पाया है। यही वजह है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी हुई है कि किस तरह की दुकानें किस दिन खुलेंगी और किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। हम इस वक्त जो गोविंदनगर की मार्केट है, जहाँ पर हर तरह की दुकानें हैं, चाहे वो फिर कपड़े की हो, परचून की हो या फिर थोक की दुकानें हो, सभी पूरी एक बड़ी मार्केट है कानपुर की। और यहाँ पर मौजूद हैं तो लोग जो हैं वो अपनी दुकानों के बाहर ज़रूर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब दुकान खोल पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका कहना है कि अगर वो दुकान खोलते हैं तो उनके ऊपर पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई करती है। और यहाँ पर जिलाधिकारी के द्वारा अभी तक कोई भी निर्देश नहीं आया है। हालांकि सभी के पास जो प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है वो सभी के पास है और सब लोग कह रहे हैं कि दुकानों के बाहर मौजूद है। आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी आपको दुकानों के बाहर जो दुकानदार हैं वो खड़े दिखेंगे, लेकिन दुकानें जो हैं वो अभी खोलने की हिम्मत वो दुकानदार नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी गाइडलाइन अभी नहीं आई है। और उनका कहना है कि अगर वो दुकान खोलेंगे तो किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। हमारे साथ गोविंदनगर के ही इसी मार्केट के कुछ व्यापारी और यहाँ व्यापार से जुड़े लोग हमारे साथ प्रभात बने रहिए। अनुभव भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुभव, अगर हम बात करें इन गाइडलाइंस की तो क्या कुछ चीजें हैं और किन्हें छूट मिली है, किन्हें छूट नहीं मिली है? सबसे अहम सवाल तो यही है।
देखिए अखिलेश, एबीपी गंगा ने कल ही अपने दर्शकों को बता दिया था सबसे पहले कि किस तरीके के चेंजेस होंगे लॉकडाउन 4 में और क्या गाइडलाइन होगी, और ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी, यूपी सरकार ने उसे ही फॉलो किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग अब कंटेनमेंट जोन बनाने का जो प्रोसेस है वो ज़िला प्रशासन को सौंप दिया गया है, यानी जो डीएम है वो तय करेगा कि कौन सा कंटेनमेंट जोन होगा, कौन सा बफर जोन होगा। और ख़ास तौर से अगर बात करें तो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो दुकानें हों, चाहे फिर वो कहीं कार्यालय हो, वो सभी खुलेंगे। दुकानें ऑड इवन तरीके से खुलेंगी, यानी सोमवार को अगर किसी एक चीज़ की दुकान खुल रही है, मान लीजिए मसलन स्टेशनरी की, तो फिर वो मंगलवार को नहीं खुलेगी, फिर वो बुधवार को खुलेगी। इसी तरह दूसरी चीज़ों के लिए भी दिन अलॉट किए गए हैं। और बिल्कुल अनुभव, एक चीज और स्पष्ट करना चाहते हैं कि लेकिन वहाँ क्या हर तरह की दुकानें खुल सकेंगी या अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर रोक जारी रहेगी? जो शोरूम्स होते हैं क्या वो खुल पाएंगे? देखिए बड़े शोरूम नहीं खुलेंगे, मॉल्स नहीं खुलेंगे, बड़े शोरूम नहीं खुलेंगे। ये ज़रूर है कि बहुत सारी जो हम कहते हैं एकल दुकानें, जिसको आप कहिए सिंगल स्टोर जो होते हैं, वो खुल सकते हैं। चाहे वो हम कहें तो किसी का अगर इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान की दुकान है वो खुल सकती है। बिल्कुल, मतलब ये स्पष्ट है कि स्टैंड अलोन वाली पद्धति जारी रहेगी। जो छोटी दुकानें हैं वो खुल सकेंगी, जो बड़े मॉल्स हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं खुल पाएंगे। शुक्रिया प्रभात आपका और अनुभव आपका भी। तो ये पूरी तस्वीर है, लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस सामने आ चुकी है। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक अहम खबर और भी है। सोमवार को हुई बैठक में मंत्रियों ने सीएम योगी को कुछ सुझाव दिए हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक मंत्रियों ने सुझाव दिया है कि रमजान के पाक महीने में सरकार ज्यादा से ज्यादा दुकानों को खोले, जिससे रोजेदारों को सहूलियत मिल सके। बताया जा रहा है कि मंत्रियों ने सुझाव दिया है कि रमजान में ऐसा करने से सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश होगी। साथ ही ऐसा करने से रमजान और ईद के मौके पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तो रमजान में सांप्रदायिक सौहार्द के सुझाव है, रमजान और ईद पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। और सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से रमजान की बात करें अगर हम, तो किस तरीके के सुझाव हैं और किस तरीके की पूरी तैयारियां चल रही, क्या कुछ अपील है? जी बिल्कुल, मंत्रियों ने जो सुझाव दिया है उसका अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसका स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार वो ईद तो नहीं मनाएंगे, खुशियां नहीं मनाएंगे, सार्वजनिक तौर पे नहीं खुशियां सेलिब्रेट करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन कम से कम सादगी के साथ जो भी रस्में अदा करेंगे उसमें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और इससे सांप्रदायिक सौहार्द भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा, सरकार के प्रति लोगों का यकीन बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। हमारे साथ हैं निसार अहमद साहब, हम सीधे उनसे जान लेते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए, जो मंत्रियों ने फैसला लिया है सरकार ने कि हम रमज़ान के मद्देनज़र दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे ताकि लोगों ईद की तैयारियां भी कर सकें और सांप्रदायिक सौहार्द भी बढ़ सके, क्या सोचते हैं आप? ठीक है, उसके लिए कोई अच्छा सुझाव दिया है सरकार ने कि उसमें दुकानें वगैरह खुलें और उससे थोड़ा सा हो, लेकिन ये कि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं लोगों को, क्योंकि पैसा लोगों पर ख़त्म है, कारोबार भी ठप है, सारे माल सारे नौकरियां वगैरह भी सब बैठे हुए हैं लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ख़रीदारी भी नहीं लोग करेंगे। और भाई सरकार ने जो सुझाव दिया वो अच्छा सुझाव है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये कि वो उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आपको लगता है कि इस फैसले से सांप्रदायिक सौहार्द भी बढ़ेगा? हाँ, बढ़ सकता है, उससे सौहार्द भी बढ़ सकता है और बाकी चीज़ें में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर यह है पैसा वो लोगों पर उस तरह से नहीं है जिस तरह से आम दिनों में ईद मनाई जाती है, जिस तरह से खरीदारी करते हैं लोग, उस तरह बिल्कुल कोशिश की गई है कि खरीदारी भी हो, अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आए और रमजान अच्छे से लोग ईद मना सकें। शुक्रिया मोइन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, यहाँ पर वक्त ब्रेक का है।